इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। इसका मेंशन आर्टिकल 324 में है और इसका जो मेन पर्पस है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना। इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इलेक्शन कमीशन को क्या क्या पावर्स दी हैं? सुपरिटेंडेंस करने की, डायरेक्शन देने की, कंट्रोल करने की। किसे? इलेक्शंस को। और कौन कौन से इलेक्शंस को? पार्लियामेंट की इलेक्शंस को, स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शंस को, प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शंस के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हैं जो कि उसको भारत के संविधान के द्वारा दी गई हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या है? एक ऑल इंडिया बॉडी है। किस सेंस में? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन कंडक्ट कराती है। यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और है कि जो इलेक्शन कमीशन है, यहाँ याद रखिएगा कि वो कौन से इलेक्शन नहीं कराती है, किन इलेक्शन से कंसर्न नहीं है। एक तो पंचायत की इलेक्शंस और म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन है उससे इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन इलेक्शंस के लिए, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस के लिए सेपरेट एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जिससे बोला जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। हर एक स्टेट इस इलेक्शन को, जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस है, वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। आगे हम देखते हैं कि इलेक्शन जो कमीशन है उसकी कंपोजिशन कैसी है। तो जैसे कि आर्टिकल, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 324 में है। तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि हमें इलेक्शन कमीशन को जो बनाने के लिए कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं। जैसे द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर and such number of other election commissioners if any as the president may from time to time fix। तो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उतने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जितने प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करेंगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अलावा वो इलेक्शन कमिश्नर्स जिनको प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करेंगे। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, जितने भी जो हमारे प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करेंगे। The appointment of the Chief Election Commissioner and other election commissioners shall be made by the President। और जो अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर्स की हो, जितने प्रेसिडेंट ने फिक्स किए हैं उन इलेक्शन कमिश्नर्स की बात कर रहे हैं, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे और नंबर भी इलेक्शन कमिश्नर्स का प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। when any other election commissioner is so appointed। यदि ऐसा जरूरी नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हो ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ना ही अपॉइंट करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और। लेकिन यदि अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा और अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं, उस केस में द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। चेयरमैन की तरह कौन एक्ट करेगा? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। मान लो अगर एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो चेयरमैन की तरह काम करेगा। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, फिर भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा। तो कितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हों, उनमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा, उसकी तरह काम करेगा। सिंपल। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन such regional commissioners as he may consider necessary to assist the election commission। इसके अलावा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत काम होता है, इसलिए अगर प्रेसिडेंट चाहे
तो वो कंसल्टेशन करने के बाद, किससे? इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन करने के बाद। इलेक्शन कमीशन किससे बनी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनसे मिलकर क्या बन गए? इलेक्शन कमीशन बन गई। तो उन सब से कंसल्टेशन करने के बाद प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? रीजनल कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकता है। सबसे ऊपर होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अंडर इलेक्शन कमिश्नर्स आएंगे और उनके अंडर हम इलेक्शन मतलब कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट जो है वो इनके रीजनल कमिश्नर्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं, पर आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द रीजनल कमिश्नर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। और जो इनका टेन्योर एंड सर्विस है किनकी? इलेक्शन कमिश्नर्स की, क्योंकि इनको प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट किया है। और अगर रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए हैं तो उनकी भी, चाहे इलेक्शन कमिश्नर्स हों चाहे रीजनल कमिश्नर्स हों, दोनों को प्रेसिडेंट ने लगाया है। और जो भी इनकी सर्विस और टेन्योर की कंडीशंस होंगी वो भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे। अगर हम थोड़ी इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री देखें तो जैसे 1950 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, इलेक्शन कमीशन मतलब पावर में आ गया था। तब से लेकर 1989 तक, 15 अक्टूबर 1989 तक क्या होता था? ये जो इलेक्शन कमीशन है वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था। मतलब 1950 से 1989, एग्जैक्ट डेट है 15 अक्टूबर तक। तब तक जो इलेक्शन कमीशन है वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था, जिसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था वो होता था। तो यहाँ पर जो एक ही होता था उसको हम क्या बोलते थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ? द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स। प्रेसिडेंट ने क्या किया? यहाँ पर उन्होंने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया। कब? 16 अक्टूबर 1989। जो ये 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था, इसके पीछे अपॉइंट करने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि इस दौरान क्या हुआ था, जो वोटिंग की एज है वो 21 से 18 की गई थी, जिस कारण क्या हुआ था कि जो वोटर्स है उनकी संख्या बढ़ गई। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन पर बहुत ज़्यादा काम जो था वो बढ़ चुका था। इसलिए प्रेसिडेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया। जो आगे बताया गया है कि किस लिए अपॉइंट किया था कि ताकि जो इलेक्शन कमीशन का जो बढ़ा हुआ काम है उसको जो है वो मैनेज कर सके। और ये भी इसमें रीज़न भी बता दिया क्योंकि इस दौरान 21 से 18 ईयर्स जो है वोटिंग एज की गई थी। देर आफ्टर द इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज अ मल्टी मेंबर बॉडी। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन था वो एक मल्टी मेंबर बॉडी की तरह काम करने लगा। और इसमें क्या होते थे? कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर्स। However, the 2 posts of election commissioner were abolished in 1990. अच्छा, यहाँ पर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स बोला है, मतलब 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में एक चीफ और 2 बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स। अच्छा, जो ये था 16 अक्टूबर 1989 से स्टार्ट हो गया 3 इलेक्शन कमिश्नर्स वाला, है ना, मतलब 3 मेंबर्स बॉडी बन गई इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सका। जनवरी 1990 में क्या हुआ? जो ये 2 पोस्ट क्रिएट की गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर्स की, इसको एबोलिश कर दिया। द इलेक्शन कमीशन वाज रिवर्टेड टू अर्लियर पोजीशन। और इस तरह से इलेक्शन कमीशन क्या आ गया? अपनी पुरानी स्थिति में आ गया, जहाँ पर उसमें क्या होता था? एक सिंगल मेंबर बॉडी होती थी और एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। और ये स्थिति कब तक चलती रही? 1993 तक। पर 1993 में अक्टूबर में क्या होता है? प्रेसिडेंट ने फिर से 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया। और तब से लेकर, मतलब कब से? 1993 से, अक्टूबर 1993 से लेकर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो मल्टी मेंबर बॉडी की तरह काम कर रहा है, जिसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर। अगर हम एक चीज़ और ध्यान दें तो क्या बताया गया है कि चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे जो बाकी इलेक्शन 2 इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट किए गए हैं, या अगर इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो भी अगर इसको कम ज़्यादा भी करें कभी, तो उनके बारे में क्या बताया गया है कि इनकी इक्वल पावर्स होंगी और इनको इक्वल सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट जो भी है, इनको सब कुछ इक्वल मिलेगा।
और वो कितना होगा, वो जो इनको सैलरी वगैरह अलाउंसेस जितने जो सब मिलेंगे वो आपस में तो इक्वल है, होंगे ही होंगे। और वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी सैलरी की या उनके अलाउंसेस जो सब कुछ बताया गया उसके बराबर होंगे। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स द मैटर इज डिसाइडेड बाय कमीशन बाय मेजोरिटी। और यदि इनके किसी भी ओपिनियन में डिफरेंस होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके बीच में, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कमीशन द्वारा मेजोरिटी से लिया जाएगा। इससे आगे दिया गया है कि दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। और ये अपना टर्म कब तक एज्यूम करते हैं, 6 years तक, या फिर तब तक जब तक कि वो 65 साल के ना हो जाए। जो भी इसमें पहले होगा विच एवर इज अर्लियर, तब तक वो अपने ऑफिस को एज्यूम करेंगे। दे कैन रिज़ाइन एट एनी टाइम, और वो कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा उनको अपनी पोस्ट से कभी भी रिमूव किया जा सकता है इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको क्या क्या इंडिपेंडेंस मिली है, क्या क्या उनके पास ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें ये पता चलता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो फ्री है अपने काम को करने के लिए। तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड फॉलोइंग प्रोविजंस। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके अकॉर्डिंग जो इलेक्शन कमीशन है उसे सेफ गार्ड मिले हैं। और जिसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट रहे, इम्पार्शियल फंक्शनिंग करता रहे। फर्स्टली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की गई है, उसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको वैसे तो ऑफिस से उसके निकाला नहीं जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता, उसका पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में निकाला जा सकता है। किस कंडीशन में? जैसा कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसी तरीके से इसे भी निकाला जा सकता है, और जो कि एक इजी प्रोसेस नहीं है। ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस except in same manner and on the same grounds as a judge of the Supreme Court. In other words, he can be removed by President on the basis of resolution passed to that effect by both the houses of parliament with special majority। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जज को रिमूव करने के लिए क्या होना चाहिए कि एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, इसलिए, और बहुत जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा लोकसभा, वो इसे पास करे स्पेशल मेजोरिटी से। और जो उनके रिमूवल के लिए ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं? एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके रिमूवल के लिए भी ये दो ग्राउंड्स होते हैं, मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इस ग्राउंड पे उन्हें निकाला जा सकता है। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसी ग्राउंड पे निकाला जा सकता है। और प्रोसेस क्या होगा कि रिजोल्यूशन पास किया जाएगा बोथ हाउसेज के द्वारा और स्पेशल मेजोरिटी से। दस ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस कारण जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, मतलब अपने पद पर नहीं रहता, वो उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। द सर्विस कंडीशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। कि जो भी सर्विस कंडीशंस होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसको घटाया नहीं जा सकता उसके अपॉइंटमेंट के बाद। बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो फर्स्ट जो कंडीशन थी उसमें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही फोकस किया गया था। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे
या फिर रीजनल कमिश्नर होंगे उनको भी रिमूव करने के लिए पहले रिकमेंडेशन लेनी होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। Though the Constitution has sought to safeguard and ensure the independence and impartiality of Election Commission, some flaws can be noted. जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने वैसे तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि इनकी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखे, लेकिन फिर भी कुछ एक फ्लॉज हैं इसमें। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन में मेंबर्स होंगे उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ना ही उसमें लीगल क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, ना ही एजुकेशनल, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव और ना ही जुडिशियल क्वालिफिकेशन, किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के उनके टर्म को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ तक कि जो रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी फर्दर अपॉइंटमेंट से भी उनको कोई मना ही नहीं है। तो इस तरह से तो वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के फेवर में अपने डिसीजंस लेकर और फिर बाद में गवर्नमेंट से एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि इनकी तो फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर एक ही फ्लॉ भी बताया गया है। पावर्स एंड फंक्शंस, अगर हम इलेक्शन कमीशन के पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, और जो कि ऑफिसेज हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, इनकी इलेक्शन कंडक्ट कराता है। और अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स है उसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी या क्वासी जुडिशियल कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इनके थोड़े डिटेल में जाएं तो टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर है कि जो भी इलेक्टोरल हम कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाते हैं, जो बनाई जाती है, वो उनका जो टेरिटोरियल एरिया है थ्रू आउट द कंट्री, उसको डिसाइड करना किसके बेसिस पे, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बेसिस पर। जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है पार्लियामेंट का, जो एरिया वो प्रिस्क्राइब करेंगे उसे इम्प्लीमेंट करना, वो किसका काम है, इलेक्शन कमीशन का। टू प्रिपेयर एंड पीरियडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स एंड टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स, जो भी नए वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स हैं, उनको सबको रजिस्टर करना, साथ ही टाइम टू टाइम पीरियडिकली क्या करना, रिवाइज करना इलेक्टोरल रोल्स को। टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन, जो भी डेट्स और शेड्यूल्स हैं इलेक्शन के उसको नोटिफाई करना, साथ ही स्क्रूटिनाइज नॉमिनेशन पेपर्स, एंड टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शंस सिंबल टू दैम, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको रिकॉग्निशन ग्रांट करना, साथ ही इलेक्शन सिंबल्स भी उनको अलॉट करते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही अलॉट किए जाते हैं। टू एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू दैम। इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट की तरह भी काम करता है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किन किन चीज़ों में, या तो किसी पार्टी को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो उससे रिलेटेड, उसको रिकॉग्निशन देने से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, या फिर जो हम इलेक्शन सिंबल्स दे रहे हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन सिंबल दे रही है उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो तो वो भी इलेक्शन कमीशन सॉल्व करेगी। टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स, तो इलेक्टोरल अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट जो अराइज होता है उसके लिए इंक्वायरी के लिए ऑफिसर्स को भी कौन अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमीशन ही अपॉइंट करेगी। टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको डिटरमाइन भी इलेक्शन कमीशन करता है कि इसके अकॉर्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को और कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है,
और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको डिटरमाइन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। टू प्रिपेयर अ रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन रेडियो एंड टीवी इन टाइम्स ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन के दौरान जो रेडियो पर और टीवी पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसीज़ को पब्लिसाइज करा जाता है, उसकी पब्लिसिटी के लिए उसके लिए रोस्टर तैयार करते हैं कि कब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने रेडियो पर या फिर टीवी पर अपनी पॉलिसीज़ की पब्लिसिटी करेगी, उसके लिए रोस्टर तैयार किए जाते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन करती है। टू एडवाइज द प्रेजिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट को किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना होता है तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन उसे प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, और गवर्नर को भी एडवाइस करती है यदि उसे किसी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई करना है, तब भी इलेक्शन कमीशन उसको क्या करेगी? एडवाइस देगी। टू कैंसिल पोल्स इन द इवेंट ऑफ रिगिंग बूथ कैप्चरिंग वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज़। तो पहले ज़्यादा होता था, आजकल तो पहले से बहुत कम है ये सब। जो वायलेंस वगैरह होते हैं या कैप्चरिंग ऑफ बूथ्स, मतलब जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं उन जगहों पर पहले या तो उनको फोर्सफुली अपने फेवर में वोट कराती थी पॉलिटिकल पार्टीज़, या फिर कोई एक इलेक्शन बूथ है उसको ही कैप्चर कर लेती थी, या फिर इस तरह से वॉयलेंस होता था जहाँ पर भी पोलिंग हो रही है उन जगहों पर। इन तरह की जो इरेगुलरिटीज़ हैं इसको भी मतलब इलेक्शन कमीशन ही देखती है, और वहाँ पर जो पोल्स हैं मतलब वोटिंग है उसको कैंसिल कर देती है। टू रिक्वेस्ट द प्रेजिडेंट और द गवर्नर फॉर रिक्विजिशनिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करती है या फिर गवर्नर से रिक्वेस्ट करती है, किस लिए? अगर जो भी स्टाफ चाहिए होता है उनको इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो उसके लिए भी वो प्रेसिडेंट या गवर्नर से रिक्वेस्ट करता है इलेक्शन कमीशन। टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जो इलेक्शन कमीशन है वो जो भी मशीनरी है इलेक्शन की, जिस भी मैकेनिज्म से इलेक्शन किया जा रहा है उसको सुपरवाइज करती है। क्यों करती है? ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन किए जा सके, जो कि इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा काम है। To advise the president whether elections can be held in a state under president's rule in order to extend the period of emergency after 1 year। तो इसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करती है कि इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते इन अ स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल। जो भी स्टेट प्रेसिडेंट रूल में है वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। To register political parties for the purpose of elections and grant them the status of national or state party on the basis of their poll performance। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के लिए रजिस्टर करना हो या फिर उनको एक स्टेटस देना हो नेशनल या स्टेट पार्टी का, ये सब काम भी किसका है? इलेक्शन कमीशन का। और जो इनको नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का स्टेटस मिलता है ये उनकी जो भी पोल परफॉर्मेंस है, मतलब जितने उनको वोट्स मिली हैं उन पिछले इलेक्शंस में, उसके बेसिस पर होता है। और जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा भी असिस्ट किया जाता है। और दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सिविल सर्विस एंड अपॉइंटेड बाय द कमीशन विद द टेन्योर सिस्टम, और जिन्हें की सिविल सर्विस से अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर हमारे काम का इतना कुछ है नहीं। इसके बाद देखते हैं विज़न क्या है इलेक्शन कमीशन का, कि जो इलेक्शंस हैं उसमें एक्टिव एंगेजमेंट हो, पार्टिसिपेशन हो लोगों का, डीपनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली। इंडिया में पहले वो डीपन करे, स्ट्रेंथन करे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को, और बाद में ग्लोबली। मिशन भी इस तरह से दिया गया है उन्होंने कि जो इंडिया में इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑटोनॉमी, एंश्योर एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस
ethical participation of stakeholders, and adopts highest standards of professionalism for delivering free, fair, and transparent election to strengthen the trust in electoral democracy and governance. The Commission has laid down for itself guiding principle of good governance. तो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड भी यहाँ पर कमीशन ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इससे लक्ष्मीकांत से इसको पढ़ सकते हैं.